सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर। मित्रों, सिलेबस से संबंधित तथ्यों को पढ़ते हुए आज हम सभी शैक्षिक नवाचार पार्ट 2 का के तथ्यों को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। पिछले लेक्चर में हम सभी ने शैक्षिक नवाचार के एक भाग को पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हम सभी ने जो भी हम वर्तमान समय में टेक्नोलॉजिकल यूज हम कर रहे हैं उनके बारे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया था। जब पिछले लेक्चर में मैंने आपको शैक्षिक नवाचार का अर्थ, एजुकेशनल इनोवेशन का जब मीनिंग समझाया था, तो वहां पर आपको स्पष्ट रूप से ये बता दिया था कि ये कोई नया इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, ये बस चेंज है। जो हमारा इस्टेब्लिशमेंट है पहले से, जो हमारे संस्थान पहले से हैं, हमारी जो प्रक्रियाएं पहले से विद्यमान हैं, उन्हीं प्रक्रियाओं में हम सुधार करते रहते हैं। उन प्रक्रियाओं का उत्पादन, जो हमारी प्रोसेस चल रही है, उसका हमारा रिजल्ट अच्छा आए। और रिजल्ट जब अच्छा आएगा कब? जब हम उस फील्ड से संबंधित नए नए विचारों और नए नए आविष्कारों को हम अपनी प्रक्रिया में सम्मिलित करते हुए अपडेट रहते रहेंगे, तभी हम अच्छे तरीके से इनोवेट होंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम सभी ने एक बात और समझना जरूरी है कि यहाँ पर सिर्फ नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करने से संबंध तक ही सीमित नहीं है शैक्षिक नवाचार। नई नई टेक्नोलॉजी, आपने कंप्यूटर का यूज करना शुरू कर दिया, प्रोजेक्टर का यूज करना शुरू कर दिया, आपने लाइव क्लासेस या फिर आपने एक इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड लगा दिया, यही सिर्फ नवाचार नहीं है। ये है जरूर, यही नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं है। इससे और आगे बढ़ते हुए हमने जब इसकी परिभाषा पढ़ी थी, तो हमने पढ़ा था क्या कि ये एक ऐसा विचार भी है, व्यवहार है, पदार्थ है, जो नवीन है और वर्तमान स्वरूप में गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है। तो जिस विषय को आज हम प्रारंभ करने वाले हैं, उसका संबंध हमारे विचारों से है। जो हमारी नॉर्मल स्कूलिंग प्रोसेस है, जिसमें हम क्लास 1 से लेकर के हायर एजुकेशन तक की व्यवस्था के बारे में समझते पढ़ते हैं, इस सीमा से हम थोड़ा बाहर निकल करके कि विद्यालयी शिक्षा जो है, उस विद्यालयी शिक्षा से थोड़ा सा बाहर निकलकर हम कक्षा 1 से पहले भी और हायर एजुकेशन यानी विद्यालयी संस्थान की पढ़ाई के इतर भी शिक्षा की व्यवस्था के बारे में जब हमने सोचना शुरू किया, जिसके अंतर्गत हमने पूर्व प्राथमिक शिक्षा, हमने प्रौढ़ शिक्षा, हमने पर्यावरणीय शिक्षा, हमने जनसंख्या शिक्षा, यानी समाज की जो विभिन्न समस्याएं हैं, उन पर भी जब चिंतन करना प्रारंभ किया और उसको सिलेबस का पार्ट बनाना प्रारंभ किया, जिससे क्या हो कि व्यक्ति के व्यवहार में ऐसी मनोवृत्ति बने कि उन समस्याओं के समाधान के लिए वह स्वयं से खड़ा हो सके। तो इस बात के आधार पर हम विचारों को भी लेंगे और विचारों को सम्मिलित करने के आधार पर हम आज जो कवर करेंगे वो प्रौढ़ शिक्षा और जनसंख्या शिक्षा और जो विभिन्न हमारे राज्य हैं उनके द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। हम पिछले लेक्चर में पहुंचे थे कहां पर? शिक्षा में आधुनिक प्रवृत्तियां। तो आधुनिक प्रवृत्तियों में जो हमारा इस समय न्यू ट्रेंड चल रहा है, उस न्यू ट्रेंड्स में हमने जो टूल्स यूज किए थे, नवीन उपकरण का प्रयोग किया था, वो पढ़ लिया था। ये देख लिया था कि जो शिक्षण है, टीचिंग नॉर्मली क्लासरूम टीचिंग तक ही सीमित नहीं रह गई है। तमाम सारे हमारे सैटेलाइट, एजुसेट और प्रसार भारती के ज्ञानवाणी, आकाशवाणी, इन सब के ज्ञान दर्शन, इन सब के माध्यम से भी हमने क्लासरूम एजुकेशन को ग्लोबलाइज करने का प्रयास किया है। आज के संदर्भ में हम सभी ये बात देखेंगे कि जो नवीन विचार हैं, उन नवीन विचारों में कौन कौन से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो हम जनसंख्या शिक्षा की बात करना इसलिए थोड़ा सा डिटेल में मैं इसलिए आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि जब आप पीजीटी एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि ये इंटर के सिलेबस में है शिक्षा शास्त्र। ठीक, तो इससे प्रश्न बन सकते हैं। चलिए देखते हैं, और फिर आगे प्रौढ़ शिक्षा के बारे में, फिर कुछ राज्यों के जो विचार हैं। ठीक, तो जनसंख्या शिक्षा यानी शिक्षा क्षेत्र की व्यापकता। एक न्यू ट्रेंड ये भी है कि शिक्षा क्षेत्र अब व्यापक हो चुका है। थोड़ा सा इसका जो क्लासरूम तक इसकी सीमा थी, वह इससे बाहर निकल करके थोड़ा और इसका ब्रॉड स्केल पर काम कर रहा है, जिस पर हमने पर्यावरण से संबंधित समस्याओं पर अध्ययन करने के लिए पर्यावरणीय इन्वायरमेंटल एजुकेशन को हमने सिलेबस का पार्ट बनाया। जनसंख्या एक बड़ी समस्या है देश के लिए। हम
विश्व के, अगर हम भारतीय नक्शे पर विश्व के नक्शे पर हम अगर अपने अपने आप को देखें मानचित्र पर, तो हम 2.4 करीब हमने क्षेत्रफल ले रखा है पूरे विश्व का। और जनसंख्या की अगर बात करें तो लगभग 17 से 17.5% हमने जनसंख्या में संपूर्ण विश्व का जो प्रतिशत है वो हमारे देश में। तो इस तरीके से इतनी भारी असमानता हमारे देश में जनसंख्या को लेकर के बढ़ती चली जा रही है, और उस मनोवृत्ति को रोकना है जो किसी रूढ़िवाद के चक्कर में या किसी षड्यंत्र के चक्कर में इस तरीके के अनैतिक कार्य करते चले जा रहे हैं। चलिए देखते हैं, समझते हैं। जनसंख्या शिक्षा की अगर हम बात करें तो विश्व इस पर सबसे पहले ध्यान किसका गया और इसको सिलेबस में किसने पार्ट बनाया। राजनीतिक परिदृश्य के अलावा हम जरा सा इसका एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। विश्व में जनसंख्या संबंधी समस्याओं के दुष्परिणाम पर सर्वप्रथम चर्चा 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड के एक पादरी थे T.R. माल्थस। कौन भैया? T.R. माल्थस। ठीक है, ये कौन थे? ये एक पादरी थे और इन्होंने इस समस्या पर सर्वप्रथम चिंतन करने का प्रयास किया। जब इंग्लैंड के पादरी एक धर्मगुरु ने इस पर चिंता जताई तो तत्समय के उस क्षेत्र के शिक्षाविदों ने भी इस पर ध्यान देना प्रारंभ किया। 1962 में कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वादेन थॉमस और फिलिप एम हासर ने इसे स्कूली पाठ्यक्रम बनाने पर जोर दिया, यानी इनके साथ खड़े हुए। परंतु वर्तमान समय में जो हम जनसंख्या शिक्षा नाम देख रहे हैं, ये नामकरण करने वाले कौन हैं? तो इसी के 2 वर्ष बाद 1964 में 1964 में जब हमारे यहाँ कोठारी आयोग का गठन हुआ था, 1964 में कोलंबिया विश्वविद्यालय के ही प्रशिक्षण विभाग के प्रोफेसर थे स्लोन आर वेलैंड। तो ये क्वेश्चन ऐसे आर वेलैंड के नाम से पूछा जाता है, ने इसे जनसंख्या शिक्षा की संज्ञा दी और इसकी विषय सामग्री तैयार की। तो कोलंबिया विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर थे स्लोन आर वेलैंड, इन क्वेश्चन आता है बहुत कायदे से, इसका प्रश्न इस तरीके से पूछते हैं जनसंख्या शिक्षा का नामकरण किसने किया। ठीक है, तो आर वेलैंड, ठीक, स्लोन आर वेलैंड महोदय कहाँ के थे? कोलंबिया विश्वविद्यालय के। अच्छा भाई, इस पर जब और चिंतन प्रारंभ हुआ तो यूनेस्को ने लगभग 10 वर्ष के पश्चात, यानी 1964 की बात है तो 1970 यानी 6 वर्षों के बाद एक बैंकॉक में जनसंख्या शिक्षा पर एक क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में जनसंख्या के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, जाहिर सी बात है जब भी यूनेस्को किसी विशेष टॉपिक पर अपना जब कोई आयोजन कराती है तो वहां पर उसके संबंधित तथ्यों को क्लियर कर देती है, जिससे कि है विश्व में उस तथ्य से संबंधित कोई भी कंफ्यूजन ना बनी रहे। तो यही काम यहाँ पर भी हुआ। जनसंख्या से संबंधित जो क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन हुआ था, उस कार्यशाला में जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम की रूपरेखा और सबसे महत्वपूर्ण जनसंख्या शिक्षा वास्तविक रूप से है क्या, तो इसकी परिभाषा प्रस्तुत की गई। अब इस परिभाषा में क्या कहा गया कि जनसंख्या शिक्षा वह शैक्षिक कार्यक्रम है जिसमें परिवार, समुदाय, राष्ट्र और विश्व के संदर्भ में जो जनसंख्या की स्थिति है उसको इस प्रकार से स्पष्ट किया जाए कि छात्रों में उस स्थिति के प्रति तर्कपूर्ण और उत्तरदायित्वपूर्ण अभिवृत्ति एवं व्यवहार का विकास हो सके। तर्कपूर्ण और उत्तरदायित्वपूर्ण, ऐसा नहीं कि हम किसी राष्ट्र पर कब्जा करना चाहते हैं तो हम अपनी जनसंख्या बढ़ाते चले जाए, ये कोई तर्क नहीं हुआ। ठीक है, इस तर्क के आधार पर आप बात ना करिए। तर्कपूर्ण और उत्तरदायित्व, पहली बात तो जितने का हम उत्तरदायित्व ले सके, जितने, ऐसा ना हो कि जनसंख्या बढ़ाने के लिए 8-10 बच्चे हो गए और सब पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। ठीक है, जिनकी परवरिश हम अच्छे से कर सके उतने बच्चों का हम अपने ऊपर भार ले और उनको ही अच्छा जीवन दे सके, ऐसा ऐसा क्या अभिवृत्ति और व्यवहार का विकास कर सके। ठीक है, तर्कपूर्ण और उत्तरदायित्वपूर्ण हमारा एटीट्यूड हो, हमारा नजरिया हो, हमारा और व्यवहार का विकास हो सके। तो ये जनसंख्या शिक्षा की परिभाषा प्रस्तुत की। ये परिभाषा इंटर की परीक्षा में आई है तो वो देख लेते हैं, हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। डॉक्टर PKRV राव, इन्होंने जनसंख्या शिक्षा की परिभाषा प्रस्तुत करते हुए कहा कि क्या है, जनसंख्या शिक्षा परिवार के आकार के संबंध में सही अभिवृत्ति विकसित करने हेतु प्रेरणा शक्ति प्रदान करती है। तो ये बात आप समझ लीजिएगा, क्या है, सही
राइट एटीट्यूड जो है वो विकसित हो सके, इसके लिए हमें एक प्रेरणा शक्ति प्रदान करेगी जनसंख्या शिक्षा के बारे में। इसमें हम बताएंगे कि किस प्रकार से क्या समस्याएं आ सकती हैं और कितना हमारे पास धन संपदा है, कितना हमारे पास खाद्य संपदा है, उनका हम इतना ही दोहन कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमें अपना नियंत्रित विकास ही जनसंख्या का करना चाहिए। ठीक है, आगे भारतीय संदर्भ में अगर हम बात करें तो इस पर विचार हमारे यहाँ देखने को मिलता है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब हमारी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई तो उस पंचवर्षीय योजना में 1952 में, ठीक है, वैसे तो पंचवर्षीय योजना क्या मन से प्रारंभ हुई, लेकिन 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया, परंतु जनसंख्या नियंत्रण के लिए जनसंख्या शिक्षा पर सर्वप्रथम जो विचार किया गया वो 1969 में एक एसोसिएशन थी जिसका नाम था फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में किया गया, जिसके अंतर्गत एनसीटीई को कहा गया कि आप क्या करिए कि आप जनसंख्या शिक्षा की पाठ्य सामग्री, विद्यालय शिक्षा, शिक्षक शिक्षा के कहाँ एक तो जनसंख्या शिक्षा की पाठ्य सामग्री तैयार करिए, उसको कहाँ लगाइए, विद्यालय शिक्षा में, और टीचर एजुकेशन के पाठ्यक्रम में जनसंख्या शिक्षा को सम्मिलित करने के लिए अपने ऑफिस में एक जनसंख्या शिक्षा प्रकोष्ठ का गठन करिए। ये काम ये सुझाव दिया फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने। फिर इसी संदर्भ में आगे बात चलती गई और एक राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना, एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ, एक प्लान शुरू हुआ। कब? 1980 के दशक में, यानी 1980 में जनसंख्या शिक्षा को एक राष्ट्रीय कार्यक्रम स्वीकार किया गया। क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि जनसंख्या शिक्षा को कब राष्ट्रीय कार्यक्रम स्वीकार किया गया, तो 1980 में। और राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना, नेशनल पॉपुलेशन एजुकेशन प्लान, एनपीईपी कब शुरू किया गया, तो 1980 में। डीपीईपी कब शुरू किया गया, जरा कमेंट में बताइएगा, मैंने आपको पढ़ा है डीपीईपी, ठीक है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब शुरू किया गया बताइएगा। फिर आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा याद रखने की। ये हो गया। इसी संदर्भ में एक साल बाद क्या हुआ कि 15 से 17 जून 1981 को राष्ट्रीय विज्ञान भवन नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को स्वीकार किया गया, नीति बनना प्रारंभ हुई। और इसी क्रम में 24 फरवरी 2000 को नई जनसंख्या नीति 2000 एक तो हुई 1921 में, इसी क्रम में वर्ष 1981 ठीक, एक पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को स्वीकार किया गया। काफी समय 20 साल बीत गए और 20 साल बाद 24 फरवरी 2000 को नई जनसंख्या नीति 2000 की घोषणा की गई, जिसमें 2010 तक जनसंख्या वृद्धि दर 2.1% के आदर्श पर लाने का प्रयास किया गया। ठीक है, हम दो हमारे दो वाला कॉन्सेप्ट तथा 11 मई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग कब गठित किया गया, तो 11 मई 2000 को राष्ट्रीय जनसंख्या नीति और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, शिक्षा नीति नहीं, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति और जनसंख्या शिक्षा के कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया। ठीक, कब? 11 मई 2000 में। इसी संदर्भ में हमारे उत्तर प्रदेश में 11 जुलाई 2000 को राष्ट्रीय जनसंख्या एवं अधिकार आयोग का, राज्य जनसंख्या एवं अधिकार आयोग का गठन किया गया। अब प्रश्न आता है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारी गलत हो जाती है तो दिक्कत होती है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अच्छा भाई, ये हो गई बातें जनसंख्या के बारे में। सबसे पहले अगर इसको रिकॉल करें तो हम देखेंगे सब कि इस विषय पर सर्वप्रथम चिंतन किसने किया। सर्वप्रथम इस समस्या को विश्व पटल पर रखने वाले पादरी है इंग्लैंड के माल्थस महोदय, और इसको स्कूली शिक्षा का अंग बनाने वाले कौन है? वेलैंड महोदय, इसको नामकरण करने वाले वेलैंड महोदय। ठीक है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब हुआ है, तो हमारा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन हुआ है 2000 में। ठीक है, और राज्य जनसंख्या अधिकार आयोग का गठन कब हुआ है, तो 11 जुलाई 2000 को उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। चलिए, अच्छा भाई, अब देखते हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखते चले कि भारतीय स्कूली शिक्षा में नवाचारों को परिचित कराने में यूनिसेफ की भी कुछ भूमिकाएं हैं। तो यूनिसेफ पहली बात तो है क्या, तो यूनिसेफ को हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। इसका पहले तो फुल फॉर्म्स याद कर लीजिए और बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, इसका फुल फॉर्म जो है वो इम्पोर्टेंट है और वो पूछा जाता है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को बनाया और 1953 में संयुक्त राष्ट्र का ये स्थायी सदस्य बना। उस समय इसका नाम क्या था? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड। ठीक है, की जगह पर इसका जो नाम था उसको नाम बदल करके क्या रख दिया गया? फिर किया गया यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। यहाँ से इसको नाम प्राप्त हुआ 1953 में। ठीक है, यानी जब बना था तब इसका नाम इंटरनेशनल इसके साथ जुड़ा हुआ। ठीक है भाई, अब यूनिसेफ करता क्या है? यूनिसेफ सभी देशों में प्राकृतिक आपदा, नागरिक संघर्ष के समय शिक्षा के लिए कार्य करता है और इसका कार्यालय कहाँ है? ठीक है, इसका कार्यालय जो है खिसक गया ऊपर ज्यादा, इसका कार्यालय मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में और वर्तमान में इसके अध्यक्ष एन वेनेमन है। देख लीजिएगा, अध्यक्ष बदल तो नहीं गए हैं। यूनिसेफ को 1965 में उनके बेहतर कार्य के लिए शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। तो यूनिसेफ को नोबेल पुरस्कार कब मिला? आपका 1965 में। अब ये हो गई इसकी इंफॉर्मेशन। अब देखते हैं कि इसने शिक्षा के बारे में क्या काम किया। तो एक प्रोग्राम शुरू हुआ था, मीडियम टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान, MTSP। ठीक है, तो यूनिसेफ ने 2006 से 2015 के लिए एक व्यूह रचना बनाई और जिसमें निर्धारित किए गए सभी विकासात्मक लक्ष्य को 2015 तक प्राप्त करने का प्रयास किया। यह योजना एक कार्यात्मक बोर्ड के अनुमोदन के साथ स्वीकार की गई और इस बोर्ड ने सूचना पर विचार करने के लिए एक सहयोगी मंच बनाया जिसे कहते हैं मीडियम टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान। ठीक है, मीडियम टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान जो है इसके तहत ये बात कही गई और प्राथमिक शिक्षा, और ये जो मीडियम टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान है वो काम क्या करता है? वो काम करता है प्राथमिक शिक्षा के में जो लिंग समानता है, बालक और बालिका समान रूप से यहाँ पढ़े, इस पर काम करता है। ठीक, ये और क्या काम है इसका? तो विकलांग बच्चे, हाशिए पर रहने वाले बच्चों, पूर्व प्राथमिक तथा आपातकालीन स्थिति में रहने वाले बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक से लेकर किशोरावस्था तक की गुणवत्ता वाली शिक्षा के लिए नैतिक लैंगिक समानता के आधार पर शिक्षा की बात करता है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा, ठीक है, जहां पर ज्यादा महत्वपूर्ण बात आएगी उस पर हम फोकस करेंगे। गुणवत्ता आधारित शिक्षण परिणाम कौशल विकास जो मजबूत शिक्षा प्रणाली में आता है, ठीक है, की व्यवस्था करना। इसी तरह आपात की स्थिति अगर है, तनावपूर्ण स्थिति है, तो शिक्षा को हम सुचारू रूप से चलाए रखते हुए बेहतर शिक्षण और संरक्षण की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। ठीक, इसी श्रृंखला में यूनिसेफ की जो भूमिका हो गई, यूनिसेफ कब स्थापित हुआ, कब इसको नोबेल पुरस्कार मिला, ये ज्यादा ध्यान रखिएगा। मीडियम टर्म प्लान जो है वो 2006 से 2015 के लिए बना था और बना किस लिए था? प्राथमिक शिक्षा में लिंग समानता के लिए बना था। इतनी बात याद रखिएगा। अब आते हैं, देखते हैं शिक्षा में जो निजी प्रयास चल रहे हैं वो कौन कौन से हैं। तो निजी प्रयासों में हम देखें तो इस समय तो कई सारे निजी प्रयास हैं, बायजूस है और कौन कौन से हैं सभी आप जरा सा देखिएगा, उनके बारे में भी जरा देख लीजिएगा कौन कौन लोग इसको संचालित कर रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये निजी प्रयास है ना, हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो जो शैक्षिक नवाचार के रूप में, इनके नाम भी जान लीजिएगा। कुछ जो है वो जो आपके बुक के अकॉर्डिंग, तो वो एजुकॉम्प स्मार्ट क्लासेस और एजुकॉम्प स्कूल, इस तरीके के नए नवीन विचार आए। तो ये कक्षा को तकनीकी के माध्यम से नया स्वरूप प्रदान करते हैं जिससे शिक्षण बेहतर होता है और अधिगम की गुणवत्ता में सुधार होता है। यह एजुकेशन के स्मार्ट क्लास से संबंधित एक निजी संस्था है। ठीक है, स्मार्ट क्लास से संबंधित एक निजी संस्था है। ठीक है, और जिसने 2003 में कार्य प्रारंभ किया। एक है प्रथम, ये हो गया एजुकम। प्रथम को हमारे लोग सब जानते होंगे क्योंकि प्रथम के माध्यम से हमारे BTC में काफी ज्यादा प्रोग्राम हो रहे हैं। DLED के जो प्रोग्राम है वो प्रथम के माध्यम से काफी ज्यादा हो रहे हैं। तो प्रथम भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए 1995 में मुंबई की मलिन, ये भी एक NGO टाइप से है, ठीक है, तो मुंबई की मलिन बस्तियों के बच्चों को शिक्षा देने के लिए इसको बनाया गया। इसका है क्या, एक याद रखिएगा, प्रथम के सही स्तर पर शिक्षण, ये इंपॉर्टेंट है। क्या, कौन सा अप्रोच इनका? सही स्तर पर शिक्षण। ये क्वेश्चन आया भी आपके यहाँ। टीचिंग एट राइट लेवल, ठीक, किसका प्रयास है? टीचिंग एट राइट लेवल किसका प्रयास है? तो आपका प्रथम का प्रयास है। ठीक है, टीचिंग एट राइट लेवल ऐसे आएगा, TARL। ठीक, टीचिंग एट राइट लेवल अप्रोच ने बच्चों के सीखने के परिणाम पर व्यापक प्रभाव डाला। प्रथम प्रारंभिक बचपन की शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में केंद्रित उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसके प्रधान संपादक डॉक्टर माधव चौहान और सह संस्थापक फरीदा लांबे हैं। वर्तमान समय में रुक्मणी बनर्जी
प्रथम शिक्षा फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। तो प्रथम का इस समय चलन उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा में काफी हुआ, तो इसका जो वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी चूंकि महिला भी हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन हमारे लिए कि वर्तमान समय में कौन है, तो रुक्मणी बनर्जी प्रथम शिक्षा फाउंडेशन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं राज्य समर्थित कौन कौन सी योजनाएं आई। तो इसके संदर्भ में सर्व शिक्षा अभियान, एकलव्य, महिला समाख्या, लोक जुम्बिश, ऐसे कुछ सहयोगी कार्यक्रम भी संचालित किए गए। इसमें से सर्व शिक्षा अभियान के बारे में मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको महिला समाख्या के बारे में बता दिया। ठीक है, एकलव्य और लोक जुम्बिश क्या है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। सर्व शिक्षा अभियान क्या है? सर्व शिक्षा अभियान यही देख लेते हैं। यह योजना 2000-2001 के करीब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य हर बच्चे को शिक्षा देना था। इस सर्व शिक्षा अभियान, जाहिर सी बात है, योजना कब से प्रारंभ हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2000 में प्रारंभ हुई। ठीक है, 2000-2001। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है? 2003 तक सभी बच्चे स्कूल जाएं, 2007 तक प्राथमिक शिक्षा का 5 साल पूरा हो जाए। ये सब चीजें अब अप्रासंगिक हो गई हैं क्योंकि अब नई नई व्यवस्थाएं आ गई। ठीक है, बस जो प्रासंगिक बात है वो ये है कि सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ करें। इस सर्व शिक्षा अभियान के साथ जो इंपॉर्टेंट है वो क्या था कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्रारंभ की गई? तो योजना प्रारंभ की गई पढ़े भारत और बढ़े भारत। ठीक है, क्या करे भारत? पढ़े भारत और बढ़े भारत। ठीक, ये योजना किसके अंतर्गत संचालित की गई? तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये संचालित की गई है किसके अंतर्गत? ये आपकी सर्व शिक्षा अभियान का। और इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 व 2 के बच्चों को लिखना, पढ़ना, गणित के प्रश्न हल करना सिखाया गया। और ये इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ गया आपके कि 3R क्या है? तो 3R आपके यहाँ पीजीटी शिक्षा शास्त्र में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसको जरा सा ध्यान से समझ लीजिए। 3R का एक मतलब है रीडिंग, राइटिंग और क्या है? अर्थमेटिक। रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक। ठीक, तो R ही नहीं है हर जगह पर। 3R का मतलब है रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए समग्र शिक्षा अभियान की भी बात कही गई। जब 2018 में जो 2009 के करीब राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान चालू हुआ था, उसको भी सर्व शिक्षा अभियान के साथ जब जोड़ा गया तो उसको समग्र शिक्षा अभियान के नाम से जाना गया। समग्र शिक्षा अभियान 2018। ठीक, कब? जब राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा RMSA को भी सर्व शिक्षा अभियान के साथ जोड़ा गया। RMSA कब संचालित किया गया ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मैं आपको ऊपर बता चुका। अब अगली बात है एकलव्य क्या है भैया? तो ये एकलव्य ऐसे समझिए सीधे से कि मध्य प्रदेश के सरकार की एक शैक्षिक योजना है जो निजी प्रयासों से इसको प्रारंभ किया गया। होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, सिर्फ इतना समझ लीजिए एकलव्य क्या है। मध्य प्रदेश सरकार की एक शैक्षिक निजी प्रयास में व्यवस्थित की गई एक योजना थी। ठीक है, और यह मुख्यतः आदिवासी क्षेत्रों में लागू की जानी। ठीक, अब इसको स्वीकार कर लिया गया। इसके अच्छे पहले तो प्रोजेक्ट के रूप में स्कूल चलाए गए थे एकलव्य के नाम से। अब इस चूंकि ये पूर्णतः आदिवासी क्षेत्रों से, एकलव्य भी महाभारत के एक पात्र के रूप में थे। ठीक है, और वो भी आदिवासी क्षेत्र के व्यक्ति थे। इस पर सरकार ने ध्यान दिया है। क्या जो लेटेस्ट बात है, बजट 2018 में ये घोषणा की गई थी कि नवोदय विद्यालय की तर्ज पर 2022 तक एकलव्य विद्यालय भी खोले जाएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एकलव्य क्या है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आदिवासी क्षेत्रों के बालकों के लिए संचालित की गई। ठीक है, चलिए बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। लोक जुम्बिश क्या है? ये राजस्थान सरकार की स्थानीय एनजीओ के सहयोग से चलाई गई थी और 1992 से चल रही है। लोक जुम्बिश, इसमें क्या था? लोक जुम्बिश में ये है कि इसके अंतर्गत राज्य के 13 जिले आते हैं, यानी वहाँ राजस्थान में, और इसका मुख्य लक्ष्य जो है वो घुमक्कड़ों तक प्राथमिक शिक्षा, जो घुमक्कड़ व्यवसाय में है उन तक प्राथमिक शिक्षा को पहुंचाना था। ठीक है, इसे अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम में परिचित कराया गया। फिर सहज शिक्षा 1993 शुरू की गई, परंतु इस योजना की जो वास्तविक शुरुआत है वो 1996 में भी हो पाई। ठीक है, इस तरीके से ये कुछ आपके राज्य समर्थित है। राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा की कुछ बातें हैं, तो हमारे कब कब हमको कहाँ कहाँ संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ है, इस सब के बारे में चर्चा हुई। समेकित बाल विकास योजना का कब से प्रारंभ हुआ? तो शैक्षिक नवाचार की जब हम बात कर रहे हैं तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा की भी बात आएगी। तो समेकित बाल विकास, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम कब से शुरू की गई है? 2 अक्टूबर 1975, बच्चों के कल्याण के। ये क्या थी? स्कूल जाने से पूर्व के बच्चे और उनकी माताओं के जीवन दर को बढ़ाने और
स्वास्थ्य लाभ देने के लिए इसकी व्यवस्था की गई थी। ठीक है, इसके अंतर्गत आते कितने इस उम्र के बच्चे, 1 से 6 वर्षीय बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं के आहार एवं स्वास्थ्य की सुविधा दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर कुपोषण से बचाने के लिए भी ये बात कही जाती है। इसी संदर्भ में एक योजना शुरू हुई, पूर्व बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एवं एजुकेशन। ठीक है, क्या है अर्ली चाइल्डहुड केयर, ECCE। ठीक, ये क्या है इसमें भैया, तो इसमें ये योजना कब से शुरू की गई है, तो ये योजना की अगर बात करें हम तो पूर्व बाल्यावस्था यानी पूर्व, ये भी आपकी कक्षा 1 से पहले की व्यवस्था है। बच्चों में तीव्र शारीरिक और मानसिक विकास कराने के लिए जानते हैं कि परिवर्तन तेजी से होते हैं, इसलिए बड़ी संख्या में ECC कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पश्चात 1987 में भी ये व्यवस्थाएं संचालित करने की बात कही गई। ठीक, तो ये आपकी कब से प्रारंभ है, कह सकते हैं 1987 से इसको और अधिक व्यापक रूप से प्रारंभ किया। 86 में ये बात उठाई गई और 87 से ये प्रारंभ। बालवाड़ी और आंगनबाड़ी ऐसे कुछ संस्थानों की स्थापना करी गई है। ठीक है, बालवाड़ी में दिवस देखरेख के बच्चे भी रखे जा सकते हैं और आंगनबाड़ी समेकित बाल विकास सेवा की संपूर्ण सेवाएं एक ही केंद्र पर उपलब्ध कराती है, जिसे हम आंगनबाड़ी कहते हैं। समेकित ICDS का ये प्रोग्राम है आंगनबाड़ी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं लास्ट टॉपिक अपना प्रौढ़ शिक्षा। इसके बारे में क्या है, इसको भी 5 मिनट में खत्म कर लेते हैं। प्रचलित शिक्षा के जो प्रौढ़, ये हमारी दूसरा एक इम्पोर्टेंट टर्म, सबसे पहला टर्म था कि हमने जनसंख्या शिक्षा इम्पोर्टेंट टर्म पढ़ा। दूसरा हमने जो शैक्षिक नवाचार की विभिन्न योजनाएं हैं, एकलव्य और लोक जुम्बिश और सर्व शिक्षा अभियान की बात कही। फिर हमने बात की किसकी, फिर जो पूर्व प्राथमिक के ICDS प्रोग्राम की और ECCE की प्रोग्राम की बात की। अब देखते हैं कि प्रौढ़ शिक्षा, ठीक है, जब पढ़ाई अपनी छोड़ चुके हैं तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, प्रौढ़ शिक्षा का डेट आयु क्या है। ठीक, सबसे पहले ये बात है। चलिए देखते हैं, प्रचलित शिक्षा के समस्त अंगों के समान प्रौढ़ शिक्षा की धारणा भी यूरोपीय है। इस क्रम में ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम हंटर कमीशन में निरक्षर प्रौढ़ों के लिए नाइट स्कूल की स्थापना। यूनेस्को ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा कि प्रौढ़ शिक्षा से, ये प्रौढ़ शिक्षा इंपॉर्टेंट टर्म हमारे यहाँ, चूंकि हायर एजुकेशन में भी ये है, नेट की परीक्षा में भी प्रौढ़ शिक्षा है, इससे प्रश्न आते हैं, दूरस्थ शिक्षा में भी इससे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। प्रौढ़ शिक्षा से तात्पर्य पूर्ण मानव की शिक्षा, किसने कहा, यूनेस्को ने कहा। यह व्यक्ति को साक्षरता प्रदान करेगी जिसमें उसे विश्व का ज्ञान प्राप्त हो सके। ब्रायसन ने क्या कहा है कि प्रौढ़ शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के लिए समस्त अवसरों पर और परिस्थितियों में शिक्षा है। ठीक है, ये सब बातें हैं, पढ़ लीजिएगा आप लोग। आते हैं महत्वपूर्ण बातों पर। क्या है प्रौढ़ शिक्षा के विभिन्न नाम। अब इस पे एक क्वेश्चन बहुत प्रचलित कि प्रौढ़ शिक्षा को समाज शिक्षा किसने कहा, तो प्रौढ़ शिक्षा को विभिन्न नामों से जाना गया है। ठीक है, तो प्रौढ़ शिक्षा को समाज शिक्षा कहा कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद ने प्रौढ़ शिक्षा को समाज शिक्षा कहा। जन शिक्षा के नाम से जानी जाती है चीन में, अमेरिका में इसे सामुदायिक शिक्षा के नाम से जाना जाता है, सोवियत रूस में प्रौढ़ शिक्षा को जन शिक्षण कार्यक्रम के तहत जाना जाता है, और भारत में भी 1957 में नगरों और औद्योगिक क्षेत्रों में निवास करने वाले श्रमिकों के लिए एक योजना बनाई गई जिसे श्रमिक विद्यापीठ नाम दिया गया। सतत शिक्षा भी इसे कहते हैं। प्रौढ़ शिक्षा सतत शिक्षा के लिए एक सतत माने लगातार चलती रहे शिक्षा, इसके लिए भी एक आधार प्रदान करता है, आपके यहाँ सिलेबस में भी है। अब एक बार इस पर बात करें कौन कौन से कब से इसकी प्रारंभ की बात है, तो भारत में प्रौढ़ शिक्षा का क्रमबद्ध इतिहास हमें 1913 से प्रारंभ हुआ मानते हैं। 1919 से 1937 तक जो प्रौढ़ शिक्षा का जो प्रारंभ है, ठीक है, सन 1921 में पंजाब में प्रौढ़ निरक्षरता निवारण आरंभ हुआ, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना होने लगी। 37 से 42 के समय, ठीक है, 42 के समय बिहार राज्य के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सैयद महमूद की अध्यक्षता में प्रौढ़ शिक्षा समिति, अपना घर साक्षर बनाओ, ये इनका कॉन्सेप्ट था। ठीक है, और आपके जो गवर्नमेंट GIC के सिलेबस में डॉक्टर सैयद महमूद सिलेबस में है भी तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए कि 1939 में बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सैयद महमूद की अध्यक्षता में प्रौढ़ शिक्षा समिति का गठन किया गया। उक्त समिति व भारतीय शिक्षा मंत्रियों ने प्रौढ़ शिक्षा के लिए विभिन्न कार्य किए। असम में अनवरत शिक्षा के नाम से, बंगाल में से ग्राम पुनर्निर्माण योजना कहा गया, और बिहार में इंपॉर्टेंट है डॉक्टर सैयद महमूद शिक्षा मंत्री थे वहां के। 1938 में उन्होंने एक नारा दिया, अपना परिवार साक्षर बनाओ नामक साक्षरता आंदोलन प्रारंभ किया। तो अपना परिवार साक्षर बनाओ किसका है, आपका आपका डॉक्टर सैयद महमूद का।
ठीक है, जीआईसी के लिए इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि वो स्पेशल रूप से इसमें। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1930 प्रौढ़ शिक्षा विभाग की स्थापना कब हुई, तो 1930 में हमारे यहाँ प्रौढ़ शिक्षा विभाग की स्थापना, जब यूनाइटेड प्रोविंस के रूप में हम जाने जाते थे। अच्छा भैया, तो डॉक्टर मुखोपाध्याय इसी बात पर कहते हैं कि यथार्थ में सन 1937 से 1942 की अवधि प्रौढ़ शिक्षा की स्वर्ण युग मानी जाती है। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रौढ़ शिक्षा के लिए किस काल को स्वर्ण युग कहा गया है, तो 1937 से 1942 के बीच में, ठीक है, काफी काम होना प्रारंभ हुआ। इसी संदर्भ में 1942 से 1947 तक हमारा देश आजाद हुआ। थोड़ा सा इस पर हमने थोड़ा ध्यान कम गया। फिर इस पर हमने 47 से 51 के बीच इसको फिर से हमने अन्वेषण काल कहा। इस पर हमने खोज करना प्रारंभ की, कैसे इसको हम और सुधार सकते हैं, ठीक है। इसी अवधि में 1948 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने भारत सरकार से मोहनलाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कराया, ठीक है। प्रौढ़ शिक्षा की जो समिति कौन सी बनी थी, 1948 में मोहनलाल की अध्यक्षता में। इसी बात पर आगे बढ़ते हुए, ठीक है, कहाँ गया, बहुत तब पीछे चले जाए हम लोग। सारे नोट्स प्रिपेयर हैं आपके, मैं जल्दी से जल्दी आपको कंप्लीट करके देने वाले, जब बोल देंगे कि तैयार हो गया, आप लोग इसको परचेज भी कर सकते हैं, ठीक। 1947 से 1951 को हम एक्सप्लोरेशन पीरियड कहते हैं, जब अन्वेषण काफी हुआ है और इस पर काफी खोजबीन करना प्रारंभ किया गया। प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम को व्यापक बनाने के लिए इसे समाज शिक्षा की संज्ञा देने का सुझाव दिया मोहनलाल समिति ने, और इसी आधार पर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसको समाज शिक्षा नाम दिया था। अब देखते हैं कि एक इम्पोर्टेंट टर्म, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ, तो राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद का गठन कोठारी आयोग के सुझाव के आधार पर 8 सितंबर 1969, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आपके परीक्षा में, कोठारी आयोग, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद को स्थापित करने का सुझाव किसने दिया, कोठारी आयोग ने। और कब स्थापित हुआ है, 8 सितंबर 1969, ठीक है, 8 सितंबर 1969 को। प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1956 में की गई थी, उससे पहले हो चुकी थी। अगला एक और इम्पोर्टेंट, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, तो परिषद 1969 में, कार्यक्रम गांधी जी के बर्थडे के दिन 2 अक्टूबर 1978 को राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम अनौपचारिक रूप से शुरू किया गया। इसका लक्ष्य क्या था, 78 से 79 और 1983 से 84 की अवधि में, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है आपका 15 से 35 आयु वर्ग, जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि प्रौढ़ शिक्षा का तात्पर्य 15 से 35 आयु वर्ग के श्रेणी के लोग इस प्रौढ़ शिक्षा में आते हैं, जो आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा था। यानी ये ऑथेंटिकेट हो जाएगा क्योंकि इस कार्यक्रम में इसको अपनाया गया। 15 से 35 आयु वर्ग के 10 करोड़ असाक्षर व्यक्तियों को प्रौढ़ शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करने की बात कही गई, ठीक है। इसी संदर्भ में एक राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की बात आती है। सभी जानते हैं 1986 में इस राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय के अधीन मिशन के कार्यक्रमों को 88 से लागू किया, मिला के 88 आपका आंसर होगा। इस कार्यक्रम का लक्ष्य 15 से 35 वर्ग के 8 करोड़ निरक्षण को कार्यात्मक साक्षरता, कार्यात्मक काम करने भर की साक्षरता हो जाए, गिनती आ जाए, थोड़ा सा नाम वाम लिखना जान जाए और हस्ताक्षर वगैरह कर ले जाए, साइन वगैरह कर ले जाए, ठीक, कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना था। इस कार्यक्रम के तहत जनवरी 1990 में केरल के एर्नाकुलम जिले में समग्र साक्षरता अभियान चलाया गया और इसके बाद इसको 100% साक्षर घोषित कर दिया गया था, ठीक है। तो ये सारी बातें थी हमारे शैक्षिक नवाचार से संबंधित। अन्य तथ्य आप ये बात समझ लीजिए कि मैंने आपका कितना कंटेंट कवर कर दिया है। लगभग आपके शिक्षा के सिद्धांत मैं उस पार्ट को मानता हूँ, और मनोविज्ञान आपका शिक्षा का इतिहास पूरा है, शिक्षा का दर्शन आपका पूरा है, लगभग 3 यूनिट तो कंप्लीट कवर है। मनोविज्ञान के भी टर्म मैंने आपको पढ़ाए हैं, तो वो भी आप मान सकते हैं, और जो कुछ बचा कुचा है वो भी अभी भेजने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। अगले लेक्चर जो आएंगे आपके शैक्षिक समाजशास्त्र के आएंगे अब इसके बाद से, ठीक है। तो मैं जो आपकी 3 यूनिट में बैठा हुआ डेटा है पीजीटी एजुकेशन का, उसको मैंने 6 यूनिट में बांटा है, तब उसको और व्यापक रूप से पढ़ने का प्रयास किया जाएगा। तो बने रहिए अपने साथ, और आप सभी का सहयोग भी खूब प्राप्त हो रहा है। मेरे द्वारा ही कमी हो रही है कि मैं आपको निर्धारित समय पर वीडियो लेक्चर अवेलेबल नहीं करा पा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको भी सुधार करने का प्रयास कर रहा हूँ, जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, तो आप भी मेरे साथ सहयोग करिए, मैं भी आपके साथ सहयोग करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय।